रुक, पकड़ मारो जो, पकड़, सॉरी, पकड़ ना पहन के लौड़े, रुक। क्या होगा जब विपन का टारगेट सिर्फ शरीर ना हो बल्कि यादें, डर और इंसानियत हो। यहाँ दर्द एक साइड इफेक्ट नहीं, ये डिजाइन का हिस्सा है। और जब ये वेपन एक्टिवेट होता है तो चीरने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि तब तक समझ आ चुका होता है कि अब बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है और सभी लाइव्स खत्म हो चुका होता है। सो बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि 2:17 बजे एक ही शहर के 17 बच्चे अपने अपने घरों से निकलते हैं और एक खास डायरेक्शन में दौड़ते हुए चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, क्योंकि वो गायब हो जाते हैं। उनके घरों में सीसीटीवी कैमरास और अलार्म लगे हुए हैं, लेकिन जब उनके माँ बाप को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ सीसीटीवी कैमरा की मदद से ही पता चला कि बच्चे एक ही पोज में भागे थे, जो कि एक हवाई जहाज वाला पोज था, और टाइमिंग भी 2:17 थी। खास बात ये थी कि ये सारे बच्चे एक ही स्कूल के एक ही क्लास के थे। उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिनमें से 17 बच्चे गायब हो गए थे, लेकिन सिर्फ एक बच्चा था जो गायब नहीं हुआ था। ये सारे बच्चे का एक ही टीचर था जिसका नाम था जस्टिन, जो उसे पढ़ाते थे। तो सबसे पहले जस्टिन पर शक हुआ, और जो दूसरा बच्चा गायब नहीं हुआ था उसका नाम एलेक्स था। पुलिस जस्टिन, एलेक्स और उसके मम्मी पापा से पूछताछ कर रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। जांच को 1 महीना हो चुका था, लेकिन बच्चों को कोई सुराग नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ही बता दूं कि कहानी हर किरदार की नजर से दिखाई जाएगी, मतलब हम सबकी अलग अलग कहानियां देखेंगे। सबसे पहले हम स्कूल टीचर जस्टिन की कहानी देखते हैं। जब वो रोज की तरह स्कूल गई तो उसे देखकर हैरानी हुई कि क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा था, और वो बच्चा था एलेक्स। बाकी 17 बच्चे गायब थे। फिर जल्दी ही पता चला कि सारे बच्चे अचानक लापता हो गए हैं। जस्टिन पर शक होने की वजह से उसे माँ बाप के गुस्से और इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन जस्टिन को बेगुनाह पाया गया। फिर में सारे पेरेंट्स उसे जिम्मेदार मानते थे। वो कहते थे कि जस्टिन एक जादूगरनी है जो बच्चों को काला जादू करके गायब कर देती है। इन सब इल्जामों की वजह से जस्टिन बहुत परेशान होने लगी, इसलिए वो शराब पीने लगी। जांच चल रही थी, इस दौरान स्कूल भी बंद था, लेकिन 1 महीने बाद स्कूल नए बच्चों के लिए फिर से खुल गया था। उससे पहले एक बड़ी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सारे पीड़ित पेरेंट्स मौजूद थे, मतलब जिनके बच्चे गायब हुए थे। आज भी वो जस्टिन को दोष दे रहे थे, जिस पर जस्टिन ने अपनी सफाई में कहा, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं बच्चों से प्यार करती हूँ। प्रिंसिपल भी जस्टिन का साथ दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो सच बोल रहा है, वो निर्दोष है। लेकिन फिर पेरेंट्स में से एक आदमी जिसका नाम आर्चर था, जस्टिन पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। वो उसे जादूगरनी कह के बुलाता है। जल्दी ही सबका बर्ताव बिगड़ने लगती है और वो लोग जस्टिन को मारने आने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल जस्टिन का बचाव करता है। उसे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहाँ से बाहर निकल दिया जाता है और कहा जाता है कि तुरंत घर चली जाओ और बाहर मत निकलो। इसके बाद जस्टिन अपने कार में बैठकर घर जाती है। वो इन सब बातों से बहुत उदास थी, इसलिए उसे शराब पीनी शुरू कर दी। फिर घंटी बजती है। जस्टिन पूछती है कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तो वो जाकर दरवाजे के छेद से बाहर देखने लगती है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। उसे बहुत अजीब लगता है। वो हर तरफ खिड़कियों से देखती है, फिर भी कोई नहीं मिलता, इसलिए वो शांत हो जाती है और वापस जाने लगती है। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर से ठक ठक होती है। घबराकर वो कहती है कौन है, समझ नहीं आता, यहाँ से चले जाओ। कुछ देर बाद वो हिम्मत जुटाकर एक औजार लेकर बाहर आती है। वो देखती है कि किसी ने उसकी कार पर बड़ा सा विश लिख दिया है और भाग गया है। अगली सुबह जस्टिन पुलिस के पास कंप्लेंट लिखाने के लिए जाती है। इसी दौरान वो एक ऑफिसर को देखती है जो जस्टिन का दोस्त था। फिर वो स्कूल जाती है। प्रिंसिपल कहता है तुम्हारे लिए बेहतर होगा अगर तुम स्कूल ना आओ, सिचुएशन बहुत खराब है। जस्टिन पूछती है तो क्या मैं एलेक्स से बात कर सकती हूँ। प्रिंसिपल से समझाता है कि पेरेंट्स बहुत गुस्से में हैं। तुमने कल खुद देखा था, जब तक मामला ठंडा नहीं होता तुम स्कूल और खासकर बच्चों से दूर रहो। इससे जस्टिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। शाम को वो अपने ऑफिसर दोस्त से बार में मिलती है। उसके हाथ पर बैंडेज देखकर जस्टिन पूछती है ये कैसे हुआ, और वो बताती है कि वो एक अजीब केस में घायल हो गया था। जस्टिन उसे कहती है कि सब मुझे जादूगरनी समझ रहे हैं और किसी ने मेरी कार पर जादूगरनी लिख दिया है। फिर ऑफिसर किसी तरह उसका मूड ठीक कर देता है। अगले दिन जस्टिन ऑफिसर से कहती है कि मुझे लगता है एलेक्स को जानता है, हमें उससे बात करनी चाहिए। लेकिन ऑफिसर मना कर देता है और कहता है कि जांच चल रही है, उन्हें अपना काम करने दो और तुम इसमें मत उलझो। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन जस्टिन उसकी बात नहीं सुनती और एलेक्स का पीछा करती है, जो स्कूल से घर जा रहा होता है, और उससे घर के अंदर जाते हुए देख लेती है। फिर वो जाकर दरवाजे की घंटी बजाती है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता। वो पूछती है अंदर कौन है। कोई तो घर में था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता, ना तो कोई आवाज आती है जैसे अंदर कोई भी नहीं है। जबकि एलेक्स थोड़ी देर पहले ही अंदर गया था और किसी ने उसके लिए दरवाजा भी खोला था। इसलिए जस्टिन को लगा कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसे पता लग रहा था कि असल में क्या हो रहा है, लेकिन घर की सारी खिड़कियां कागज से ढकी हुई थी।
फिर वो दूसरे गेट से घर के पीछे की तरफ जाती है, जहाँ किस्मत से थोड़ा कागज एक खिड़की से हटा हुआ था। जस्टिन उसी से झांकती है और घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा होता है और दो लोग उस अंधेरे में बैठे होते हैं। वो जगह देखकर उसे डर लग जाता है। जल्दबाजी में वहाँ रखा हुआ फावड़ा गिर जाता है। ये देखकर उसका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन इस आवाज के बावजूद कोई बाहर नहीं आता। इसलिए वो फिर से झांक कर देखती है, तब भी दोनों पत्थर के मूर्ति जैसे बैठे रहते हैं। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है और वो प्रिंसिपल से कहती है कि एलेक्स के माँ बाप के साथ कुछ तो गड़बड़ है। एलेक्स किसी परेशानी में है, तुम्हें अपनी तरफ से वहाँ जाकर देखना चाहिए। प्रिंसिपल कहता है सब ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा और तुम इससे दूर रहो। इसके बाद जस्टिन अपनी अंगूठियां लेने दुकान जाती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि एक औरत उसका पीछा कर रही है। अचानक वो पीछे से आती है, जस्टिन के बाल पकड़ लेती है, उसे गिरा देती है और बोतल दिखाते हुए धमकाने लगती है। वो जस्टिन से कहती है तुम घर आई थी है ना? जस्टिन कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में आ जाती है और जस्टिन के चेहरे पर ड्रिंक डालना शुरू कर देती है। इसी बीच दुकान में काम करने वाला लड़का उस औरत को पकड़कर बाहर फेंक देता है। फिर जस्टिन घर आती है और रात को सो जाती है। फिर उसे एक सपना आती है जिसमें वो खुद को अकेली स्कूल जाते हुए देखती है। जैसे ही वो क्लास में आती है, वो देखती है कि सारे बच्चे सर नीचे झुकाए बैठे होते हैं। घड़ी में 2:17 बज रहे होते और फिर एलेक्स ऊपर देखता है और अजीब तरीके से मुस्कुराता है। वो जोकर की तरह बहुत डरावना लग रहा होता है, जिसे जस्टिन डर के मारे जाग जाती है। फिर वो दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो लेटती है, उसे छत पर एक अनजान औरत दिखती है जिसका चेहरा जोकर जैसा लगता है। इसे वो डर जाता है और डर के मारे चिल्ला पड़ती है और अब असल में वो जाग जाती है और वो समझ जाती है कि वो एक सपने के अंदर और एक सपना देख रही थी। लेकिन अगले दिन जस्टिन फिर से एलिस के घर जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उससे बात ही नहीं करता। वो बस कहता है मेरा पीछा मत करो और ये कहकर वो घर चला जाता है। लेकिन जस्टिन नहीं मानती, वो फिर से दरवाजा खटखटाने लगती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम लोग अंदर हो, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। इस बार जस्टिन घर के बाहर ही कैंप कर लेती है। वो सोचते है कि जब कोई बाहर आएगा तो वो जल्दी से उसे नॉक कर देगा, लेकिन दोपहर से रात हो जाती है और कोई बाहर ही नहीं आता। इसी बीच जस्टिन सो जाती है। तभी अचानक घर के दरवाजा खुलता है। एलिस की माँ हाथ में कैंची लिए निकलती है और अजीब तरीके से जस्टिन की तरफ भागती है, लेकिन जस्टिन को सोना देख वो कुछ नहीं कहती, बस उसके बाल कैंची से काटने लगती है। खैर जस्टिन का हिस्सा यही खत्म हो जाता है और अब हम आर्चर की नजर से अगला हिस्सा देखेंगे। वही एकलौता पिता है जो जस्टिन पर जादूगर होने का आरोप लगा रहा था, क्योंकि आर्चर का बेटा भी गायब था। ज्यादातर वक्त वो अपने बेटे की वही रिकॉर्डिंग बार बार देखता रहता था और कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता था। वो पुलिस स्टेशन भी लगातार जाता था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पुलिस भी बस यही कहती थी कि जांच चल रही है, कुछ पता चला तो आपको बता देंगे। फिर शाम को वो पेरेंट्स मीटिंग में जाता है। वहाँ वो फिर से जस्टिन पर इल्जाम लगाता है और मीटिंग के बाद भी जस्टिन का पीछा करना बंद नहीं करता। जब वो शराब खरीदने के लिए दुकान गई थी तो वहाँ से लेकर उसे घर तक उसका पीछा करता है। वो जस्टिस को डराने के लिए घंटी बजाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है और उसने उसकी गाड़ी पर विश भी लिखा था। रात को जब आर्चर सो रहा था, अचानक उसकी आंख खुल जाती है और तब घड़ी में टाइम 2:17 था। फिर उसने कुछ आवाज सुनी। आर्चर सोचता है कि शायद उसका बेटा होगा। वो घर में हर जगह देखने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। फिर अचानक वो दरवाजा खोलता है और बाहर देखने के लिए दौड़ता है। दूर जाकर वो अपना बेटा देखता है जो प्लेन पोज में उससे भागता हुआ किसी घर में चला जाता है। आर्चर भी घर के अंदर जाता है और अपने बेटे को हर जगह ढूंढने लगता है। इसी बीच वो ऊपर कमरे में जाकर देखता है, जहाँ उसे कोई बिस्तर पर पड़ा हुआ मिलता है जो उसका बेटा होता है। आर्चर उससे पूछता है बेटा तुम कहाँ गए थे, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, जिससे आर्चर रोने लगता है और कहता है बेटा माफ कर देना मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर रोशनी उसके बेटे के चेहरे पर पड़ती है, जिसमें उसके बेटे की जगह एक अजीब सा जोकर होता है, जिसके चलते आर्चर डर के मारे जाग जाता है। असल में उसे भी जस्टिन की तरह एक डरावना सपना आया था, लेकिन उसे उस सपने में कुछ सुराग मिलता है। अब वो बाहर जाकर वहाँ के टावर को देखता है। उसे याद आता है कि सपने में उसका बेटा टावर की तरफ भाग रहा था, इसलिए वो नक्शा लेकर अपने घर से टावर की तरफ एक लाइन खींचता है। फिर वो उस दूसरे परिवार के घर जाता है जिनकी बेटी भी गायब हो चुकी थी। वो उनके घर से भी एक लाइन खींचता है और उसे मार करता है। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि सभी बच्चों के गायब होने का कोई ना कोई कनेक्शन था, इसलिए जहाँ भी दोनों लाइन्स मिलती थी वहाँ कोई ना कोई घर होता था, मतलब बच्चे वहीं गए थे। तो फिर वो क्या था? आर्चर मिलने वाले पॉइंट को मार्क करता है, यानी जहाँ लाइट्स मिल रही थी वहाँ जाकर देखता है, लेकिन रास्ते में उसे जस्टिन की कार दिख जाती है। तो पहले वो उससे बात करने जाता है। उस वक्त जस्टिन पेट्रोल पंप पर डीजल भरवा रही होती है। जब आर्चर उसके पास पहुँचता है तो जस्टिन उसे देखकर चिढ़ जाती है। उसने कहा देखो मुझे अकेला छोड़ दो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ,
मैंने बच्चों को गायब नहीं किया, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ इसके पीछे कौन है। फिर अचानक वो प्रिंसिपल को देखती है जिसका चेहरा खून से लटपट था। वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है और कुछ ही पलों में उस पर हमला कर देता है और गला घोटना शुरू कर देता है। तभी आर्चर वहाँ पे आ जाता है और प्रिंसिपल से लड़ता है, लेकिन प्रिंसिपल बहुत गुस्से में था, उसके आंखें फूटने वाली थी और वो आर्चर पर भारी पड़ गया था क्योंकि वो उसका गला घोटना शुरू कर दिया था। और ये हिस्सा भी खत्म होता है। अगला हिस्सा आप ऑफिसर की नजर से देखेंगे। वो अपनी कार में बैठता है और काम पर निकल पड़ता है। इसी दौरान उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो किसी के घर में झांक रहा होता है। वो लड़का जैसे ही ऑफिसर को देखता है वो भागने लगता है, लेकिन किसी तरह ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। ऑफिसर उससे पूछता है तुम्हारे पास कोई हथियार या नशा तो नहीं है? लड़का कहता है नहीं सर। लेकिन जब ऑफिसर उसे तलाशी लेता है तो एक इंजेक्शन की सुई उसकी उंगली में चुभ जाती है। साफ हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा था और पता चलता है कि ये लड़का ड्रग्स का सौदागर है और वो अपनी जेब में ड्रग्स का इंजेक्शन लेकर घूम रहा है। ऑफिसर उससे बहुत गुस्सा हो जाता है और जोर से उसे मुक्का मारता है और तुरंत जाकर उसकी उंगली पर दवा लगाता है। कुछ देर बाद वो ड्रग डीलर को जगाता है और कहता है देख मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, पर ये बात तो किसी को मत बताना। अब इस शहर को छोड़कर तू भाग जा और आज के बाद यहाँ पर कभी मत देखना। अगर फिर से तुझे मैं देखा तो तेरा बुरा हाल होगा। ये सब कहकर वो उस डीलर को छोड़ देता है। अब हमें पता चलता है कि जो फिगर में पट्टी थी जो जस्टिन ने देखी थी और वो पूछी भी थी कि वहाँ चोट कैसे लगा था और वो उसे कुछ अजीब सा जवाब भी दिया था। इसके बाद वो जस्टिन से मिलने जाती है और फिर घर लौटता है। लेकिन अब हमें एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। वो ऑफिसर शादीशुदा है और उसका पत्नी वही महिला है जिसने दुकान में जस्टिन पर हमला किया था। उसके पत्नी को उस पर शक हो गया था, इसलिए उसने ये किया और साथ ही ये भी पूछा था कि क्या तुम घर आए थे। फिर वो ऑफिसर पुलिस स्टेशन जाता है। वो बाहर घूम ही रहा होता है कि सामने वो ड्रग डीलर दिख जाता है। ऑफिसर उसे देखकर गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है कि अरे मैंने तुम्हें क्या कहा था। उसे देखकर वो ड्रग डीलर तुरंत भाग जाता है। फिर ऑफिसर भी अपना कार लेकर उसका पीछे करने लगता है, मतलब इस बार वो नहीं बचेगा। और इस सीन के साथ ही ऑफिसर का सेगमेंट भी खत्म हो जाता है। अगला सेगमेंट ड्रग डीलर का है। हमें पता चलता है कि ड्रग्स लेने के साथ साथ वो चोरी जगह भी करता है। उसका कोई स्थायी पता नहीं है और अभी वो जंगल में एक टेंट में रहता है। अब ऑफिसर ने उसे शहर छोड़ने को कहा था, लेकिन वो ना तो गया और ना ही अपने हरकतें बंद की। इसी बीच वो एलिस के घर के पास पहुंच जाता है। चोरी करने की नीयत से वो चढ़ जाता है और किसी तरह खिड़की से घर में घुस जाता है। घर में पूरी तरह अंधेरा होता है। उसे लग रहा था कि घर खाली था और वो अपनी जरूरत की चीजें ढूंढने लगता है। फिर टीवी के रिफ्लेक्शन में एलिस के मम्मी पापा को देखकर उसे डर लग जाता है और वो कहता है कि सॉरी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर वो देखता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, वो लोग मूर्ति की तरह बैठे थे। तो उसने उनके सामने ही सामान चुरा लिया और अपने बैग में भर लिया। अब वो वहाँ से जाने ही वाला था कि उसे बेसमेंट में कोई आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बेसमेंट में जाकर देखने लगता है। और यही हमें एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि वो 17 बच्चे जो गायब हो चुके थे वो इसी तहखाने में मौजूद थे। डीलर उन्हें देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। अब उसके पास आधा सामान ही बचा था जिसे वो बेचने के लिए दुकान पर ले जाता है। इसी बीच उसकी नजर दुकान पर लगे हुए उन गायब बच्चों के पोस्टर पर पड़ती है। इसे देखकर उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ हैं। अब वो पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है पुलिस को बताने और इनाम पाने के लिए, लेकिन ऑफिसर उसे बाहर देख लेता है। इससे डीलर को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो बच निकालता है और जंगल तक पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ उसे डरावनी हंसी सुनाई देती है। फिर वो चारों तरफ देखता है और दूर खड़ा वही जोकर जैसा आदमी दिखाई देता है जो उसकी तरफ इशारा कर रहा होता है। उसे देखकर ड्रग डीलर डर जाता है और अपने टेंट में भाग जाता है। वो खुद को समझाने लगता है कि यह सच नहीं था, ये शायद मेरा भ्रम है, शायद मैं नशे में था और ये सब देख लिया। लेकिन फिर वो टेंट के बाहर अपनी परछाई देखता है। इसका मतलब ये भ्रम नहीं था, वो यहाँ आया था और वो तुरंत टेंट खोलना शुरू कर देता है। उसके बाद अपने सुरक्षा के लिए वो डीलर अपने हाथ में सुई उठा लेता है और जैसे ही वो जिप खोलता है तुरंत उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। उसे पता चलता है कि यह वही वाला ऑफिसर है। इस बार वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। ऑफिसर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन डीलर बोलता है मुझे पता है कि वो बच्चे कहाँ हैं, वो उस घर के बेसमेंट में है। फिर ऑफिसर रुक जाता है और कहता है ठीक है मुझे ले चलो, मुझे दिखाओ कि वो बच्चे कहाँ पर है। फिर ऑफिसर उसे हथकड़ी लगाकर कार में बैठा देता है और डीलर उसे उस घर तक ले जाता है। डीलर कार में ही रहता है और ऑफिसर जाकर दरवाजे में बेल बजाता है। कोई आता है, दरवाजा खोलता है, उसे अंदर ले जाता है। डीलर ये सब दूर से देख रहा होता है। फिर वो घंटों तक उसका इंतजार करता रहता है, लेकिन ऑफिसर वापस नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है और तब डीलर बोर हो चुका होता है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है, ऑफिसर बाहर निकलता है, लेकिन अब उसका अंदाज पहले जैसा नहीं होता। वो पागल लग रहा होता है, पूरी तरह बेकाबू और गुस्से में लग रहा होता है।
वो सीधा कार की तरफ जाता है, ड्रग डीलर को बाहर निकलता है और उससे जोर कर घसीटते हुए घर की तरफ ले जाता है। और यही ये हिस्सा भी खत्म हो जाता है। अगला हिस्सा प्रिंसिपल का है। उसकी कहानी में हम देखेंगे वो अचानक ऐसा कैसे हो गई। असल में जब जस्टिन ने बताया कि एलिस की मम्मी पापा के साथ कुछ गड़बड़ है, तो प्रिंसिपल ने एलिस को बुलाया और उसके मम्मी पापा से मिलने को कहा। लेकिन उनकी जगह एक औरत आई जिसे हमने नाम ग्लैडिस बताया और कहा मैं एलिस की चाची हूँ। अब अगर हम उसके चेहरे को देखें तो ये वही है जिसने जस्टिन और आर्चर को सपनों में डराया था, और जंगल में जो ड्रग डीलर था वही, जिससे हम समझ जाता है कि ये औरत ही सारी परेशानी का जड़ है। खैर उसने ये कहा था कि एलिस के मम्मी पापा ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी मिलने नहीं आ सकते, तो मैं आई हूँ क्योंकि मैं एलिस की गार्जियन हूँ। लेकिन प्रिंसिपल ये कहती है कि मुझे एलिस के मम्मी पापा से खुद मिलकर बात करनी होगी, गार्जियन से काम नहीं चलेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल घर आती है, अपने दोस्त के साथ बैठती है और टीवी देखने लगती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो जाकर दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि बाहर ग्लैडिस है। ग्लैडिस पानी मांगने के बहाने अंदर आ जाती है और यही सच सामने आता है कि ग्लैडिस असल में एक चुड़ैल है जो काले जादू में बहुत माहिर है। अपनी बातों में उलझाते हुए वो अपनी बैग से एक अजीब कांटेदार टहनी निकालती है। वो उससे अपना हाथ काट लेती है और उससे खून निकाल आता है। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते। उससे पहले ही वो एक सीजर्स निकालती है और प्रिंसिपल के दोस्त का बाल काट देती है। फिर वो एक घंटी निकालती है और उसे बजाती है, जिसे प्रिंसिपल इसके कंट्रोल में आ जाता है। फिर वो उस टहनी पर प्रिंसिपल का दोस्त का बाल लपेट देती है और उसे तोड़ देती है। और जैसे ही वो ऐसा करती है, प्रिंसिपल तुरंत अपने दोस्त पर अटैक कर देता है। वो उसे पकड़ता है और नीचे गिरा देता है। फिर वो उसके चेहरे पर काला रंग उल्टी कर देता है। फिर वो अपने सर से बार बार अपने चेहरे पर वार करता है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा फट जाता है और कुचल जाता है और वो दर्दनाक मौत मारा जाता है। इसके बाद ग्लैडिस अपने बैग से जस्टिन का बाल निकालती है, जो उसने तब कटवाए थे जब जस्टिन उसकी कार में सो रहा था, और ये बाल एलिस की माँ ने काटे थे। फिर वो उन बालों के साथ भी बिल्कुल वही करता है। वो बालों को टहनी के चारों तरफ लपेटकर वो टहनी तोड़ देता है और उस पर भी काला जादू कर देती है। इसके बाद प्रिंसिपल गैस स्टेशन पर आर्चर से बात कर रहे जस्टिन को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। आर्चर से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंसिपल उसका गला दबाना शुरू कर देता है। फिर जस्टिन उसकी जान बचाती है और दुकान के अंदर भाग जाती है। कुछ देर बाद प्रिंसिपल आर्चर को छोड़कर जस्टिन की तरफ बढ़ने लगता है। वो दुकान के अंदर जाता है और जस्टिन का पीछा करने लगता है। ये देखकर जस्टिन घबरा जाती है और उधर उधर भागने लगती है, लेकिन एक जगह आकर उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो डर जाती है। प्रिंसिपल खतरनाक तरीके से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर जस्टिन को लगता है कि अब उसका बत्ती बुझने वाली है, लेकिन तभी आर्चर बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है। इस बीच दोनों जख्मी हो जाते हैं। मौका मिलते ही जस्टिन सामने की तरफ भाग जाती है, लेकिन प्रिंसिपल, जिनकी आंखें लाल हो चुकी होती है, उसके पीछे दौड़ने लगता है। जस्टिन दुकान से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है, लेकिन प्रिंसिपल भी कार के पास पहुंच जाता है। वो खिड़की पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है, लेकिन फिर वो अपने पंच से शीशा तोड़ देता है और जस्टिन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कार पहले ही स्टार्ट हो चुकी होती है। पर प्रिंसिपल पर इतना गहरा काला जादू हो चुका होता है कि वो तब तक शांत नहीं होता तब तक निशाने को मार ना दे। इसलिए वो मिसाइल की तरह उसका पीछा करता है और इसी वजह से डायरेक्टर ने इस फिल्म का नाम रखा वेपन्स। इसी बीच आर्चर भी दुकान से बाहर आ जाता है और सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए वो अपने कार लेकर प्रिंसिपल के पीछे चल पड़ता है। तभी एक और कार आती है और प्रिंसिपल को उड़ा देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद आर्चर जस्टिन से माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जस्टिन की कोई गलती नहीं थी। असल में वो खुद भी एक शिकार था। जस्टिन उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया। वो पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। जब मैं कुछ दिन पहले उससे मिली थी तो वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। आर्चर कहता है कि उसने भी ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने देखा था कि वो कैसे दौड़ रहा था। वो बच्चे बिल्कुल उसी अंदाज में दौड़ रहे थे। फिर वो एक नक्शा खोलता है और उसमें वही चौराहा वाला इलाका दिखाता है। जस्टिन देखती है कि चौराहा का एक पॉइंट पर जो घर है वो एलेक्स का घर है, और यहीं पर ये सेगमेंट खत्म होती है। अगला हिस्सा एलेक्स का है, जहाँ हम एलेक्स की कहानी शुरू से देखेंगे और अब सारे राज खुलने वाले होते हैं। एलेक्स जो हर दिन अपना स्कूल जाता है, फिर स्कूल के बाद उसका पापा उसे लेने आते हैं और उसे घर ले जा रहे होते। वो उसे कहते हैं कि तुम्हारी आंटी ग्लैडिस हमारे घर आने वाली है। एलेक्स पूछती है वो क्यों आ रही है, मैं उनके साथ कैसे रहूंगा, मुझे तो उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। उसके पापा समझाते बेटा वो बहुत बीमार है और उनका कोई भी नहीं है सिवाय हमारे, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है, इसलिए हमें उनकी मदद करनी पड़ी। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि एलिस अपनी चुड़ैल वाली किताब पढ़ रहा होता है। फिर वो ध्यान से देखता है कि उसके मम्मी पापा आंटी ग्लैडिस को लेकर आ गए हैं। उसने देखा कि वो बहुत बुढ़ी है और बीमार लग रही थी। वो एक खास तरह की पौधा भी शान लाई थी, जिसे एलिस ने इग्नोर कर दिया और सो गया। फिर अगले दिन उसके पापा उसे स्कूल छोड़ने गए, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद पापा उसे लेने नहीं आए। सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लिए जा चुके थे, सिर्फ एलिस ही अकेला बचा था। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उसने पैदल घर जाने का फैसला किया। वो सोच रहा होता है कि पापा मुझे
मिलने क्यों नहीं आए, वो कहाँ बिजी होंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके पापा घर पर ही होते, लेकिन वो नॉर्मल नहीं लग रहे होते। वो किसी कठपुतली की तरह बैठे होते और ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो किसी कंट्रोल में हो और कोई उनसे ये सब बुलवा रहे हो। उसकी माँ की भी सेम हालत थी। एलिस परेशान होकर सोचता है कि मेरी माँ पापा के साथ ये क्या हो गया। तभी ग्लैडिस वहाँ आ जाती है, जो पहले से काफी बेहतर दिख रही होती है। अब एलिस जादूगरनी वाली कहानियां पढ़ता है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि वो एक जादूगरनी है और उसने उसकी माँ पापा के साथ कुछ किया है। एलिस उन्हें होश में लाने के लिए उनके चेहरे पर पानी छिड़कता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। फिर ग्लैडिस कहती है कि ये सब तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। फिर वो एलिस को एक डेमो दिखाती है। वो वही कांटेदार टहनी लेती है और दोनों के बाल उस पर लपेट देती है। ऐसा करने के बाद वो टहनी तोड़ देती है। तुरंत ही दोनों टेबल पर रखी सिगरेट उठा लेते और अपने अपने मुंह में धुआं भरने लगते। ये देखकर एलिस डर जाता है। वो उससे ये सब बंद करने को कहता है। फिर ग्लैडिस वो टूटी हुई टहनी को अपने सामने रखे पानी के कटोरे में डाल देती है, जिससे ये सब रुक जाता है। फिर वो एलिस से कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माँ पापा जिंदा रहे तो बाहर किसी को कुछ मत बताना और मेरी बात मानना। इसी तरह वो एलिस को डराकर उसे अपने कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगती है। वो उसकी हर बात मानता है और वो रोज देखता है कि ग्लैडिस उस पौधे के सामने जादू कर रहा होता है, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो रही होती है, यानी शैतानमंद और जवान हो रही होती है। लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से बुढ़ी और कमजोर होने लगती है। फिर वो एलिस से कहती है कि अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दोगे तो मैं तुम्हारे माँ पापा को ठीक कर दूंगी और यहाँ से मैं चली भी जाऊंगी। वो काम ये होता है कि एलिस को अपने सभी क्लासमेट्स को कोई ना कोई चीज लानी होती है, जिससे वो जादू करके उन पर काबू पा सके। अब भोला एलिस इस खतरे से बिल्कुल अनजान होता है। वो भी ये काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। फिर वो स्कूल जाते वक्त ये सोचता है कि उनकी कौन सी चीज चुराओ, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर या कौन सी चीज, लेकिन ये काम खतरे वाला था। फिर उसकी नजर सभी बच्चों के नाम के स्टिकर पर पड़ती है, तो वो सोचता है कि अगर ये स्टिकर उठा लूं तो मैं बच्चों के नाम चुरा सकता हूँ। फिर खेल के टाइम जब सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते, वो क्लास में जाकर सारे स्टिकर हटा लेता है और अपने बैग में डाल लेता है। फिर घर जाकर ये सारे स्टिकर वो ग्लैडिस को दे देता है, जो इन्हें अपने काला जादू में इस्तेमाल करती है। इसी तरह सारे बच्चे उसकी पकड़ में आ जाते हैं और उस हालत में वो अपने घरों से भागकर ग्लैडिस के पास आ जाते हैं। इसी तरह वो सभी बच्चों को किडनैप करके बेसमेंट में बंद कर देती है। फिर अगले दिन एलिस अकेला स्कूल जाता है और धीरे धीरे खबर फैलाने लगती है कि क्लास के 17 बच्चे गायब हो गए। जब पूछताछ होती है तो ग्लैडिस अपना तरीका अपनाकर मामले को संभाल लेती है। इसी तरह उसने 17 बच्चों और एक जोड़ी को इस घर के अंदर में बंद कर रखा होता है। सबको खाना खिलाने के काम एलिस को दिया गया था। एलिस सबके साथ अंधेरे में रहने की आदत बना लेता है। वो सबको टाइम पर खाना खिलाकर स्कूल जाता है। डर के मारे वो किसी को भी कुछ नहीं बताता। वो बेचारा अकेला बच्चा अपने दिल में इतना भयानक राज छुपाया हुआ बैठा था। वो सब कुछ अकेला ही सह रहा था। तो ये थी एलिस की कहानी और अब फिल्म की आखिरी हिस्से की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ ये कहानी खत्म होगी और हम और भी बातें समझ पाएंगे। यहाँ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जब एलिस स्कूल से वापस आता है तो वो घर के बाहर एक पुलिस कार देखता है। घर के अंदर वो ऑफिसर और ड्रग डीलर दोनों को देखता है, जो ग्लैडिस का कंट्रोल में पुल्लों की तरह खड़े होते हैं। फिर ग्लैडिस आती है और एलिस से कहती है कि अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से जा रहे हैं। और फिर वो अपनी जादूगरी दिखाने लगती है। उसने उसके माँ बाप को दरवाजे पर गार्ड की तरह खड़ा कर दिया होता है। इसी बीच आर्थर और जस्टिन भी घर के बाहर पहुँच जाते हैं। फिर दरवाजा खोलता है और सामने ऑफिसर दिखता है। जस्टिन बोलती है, मैं इसे जानती हूँ। फिर वो आशय के साथ अंदर चली जाती है और अचानक ऑफिसर और ड्रग डीलर दोनों उन पर हमला कर देते हैं। आशय डीलर से लड़ना शुरू कर देता है और जस्टिन ऑफिसर से बचने के लिए किचन में भाग जाती है, लेकिन ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। जस्टिन उसे पूछता है, तुम्हारे साथ क्या हुआ, शांत हो जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। उसके बाद जस्टिन एक आलू छीलने वाला मशीन हाथ में लेती है और उससे ऑफिसर का चेहरा छीलना शुरू कर देती है, ताकि दर्द की वजह से वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि ऑफिसर पर इसका कोई असर ही नहीं हो रहा था, जैसे उसे कोई दर्द ही महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी होती है और उसके सर में खून सवार हो रहा होता है। वो जबरदस्ती जस्टिन का गला घोट रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए जस्टिन उसे गर्दन में गोली मार देती है, लेकिन तब भी वो नहीं मरता। फिर वो उसका सर निशाना बनाकर गोली मारती है, जिससे वो मर जाता है। फिर वो आर्चर के पास जाती है, जहाँ ड्रग डीलर उसे घुंडों से दबा रहा होता है। फिर जस्टिन वहाँ पे आकर उसे भी गोली मार देता है और वो वहाँ पर ही मारा जाता है। आर्चर बेसमेंट में जाता है और बच्चों में अपने बेटे को ढूंढता है। उसे वहाँ उसका बेटा नहीं मिलता, लेकिन ग्लैडिस मिलती है, जो उसका लॉकेट छीन लेती है, जादू करती है और उसे कंट्रोल कर लेती है। इसी वजह से वो ऊपर जाता है और जस्टिन को पकड़ लेता है। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है। एलेक्स दौड़ता हुआ ग्लैडिस के कमरे में पहुंचता है, जहाँ उसकी ब्लैक मैजिक का ब्रांच और विग पड़ी होती है। अब एलेक्स वही करता है जो उसने ग्लैडिस से सीखा था। वो ग्लैडिस के बाल एक डाली के साथ लपेट कर तोड़ देता है। अब ग्लैडिस का काला जादू उस पर ही काम करता है।
अचानक सारे बच्चे उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसकी तरफ भागने लगते हैं। ग्लैडिस अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती है, लेकिन बच्चे उसे पकड़ लेते और उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। वो उसकी आंखें निकाल देते और उसे पूरी जिंदगी दिखा देते। फिर बच्चे पहले उसका जबड़ा तोड़ते और फिर पूरा शरीर। उसकी मौत के बाद आर्चर ठीक हो जाता है और जश्न को छोड़ देता है। फिर वो बाहर आता है जहाँ सारे बच्चे खड़े होते हैं और ग्लैडिस की लाश के चारों तरफ घेरा बनाए होते हैं, जहाँ आखिरकार आर्चर अपने बेटे को ढूंढ ही लेता है। जैसे एलिस से मिलने जाता है जो अपने माँ और पापा को गले लगा रहा होता है, लेकिन इन सब के बाद भी कोई पहले जैसा नॉर्मल नहीं हो पाता। वो सब इसी तरह की जिंदगी जीते रहते हैं। इसी तरह इस घटना को 2 साल बीत चुके होते, जहाँ कुछ बच्चे ठीक हो रहे होते और बाकी वैसे ही रह जाते। अब सवाल ये होता है कि कुछ बच्चों और आर्चर का इलाज क्यों हो पाया, अगर बाकी नहीं हुए तो ये लोग कैसे ठीक हो पाए। जैसे कि हम जानते हैं ग्लैडिस बुढ़ी और कमजोर थी। वो शैतानमंद और जवान रहना चाहती थी। अपने काले जादू वाली विच पिन के जरिए उसने सबका कंट्रोल कर लिया और उनकी जीवन शक्ति से अपना जिंदगी बढ़ा ली, जिससे उसकी सेहत सुधरने लगी। इसी तरह उसने उस जोड़े और 17 बच्चों को अपने लिए इस्तेमाल किया। एलिस के माँ बाप जिंदा तो थे, लेकिन वास्तव में वो मरे हुए थे। वो लोग पहले जैसे नॉर्मल नहीं थे क्योंकि उनमें कोई जीवन शक्ति बची ही नहीं थी। कुछ बच्चे इसलिए ठीक हो पाए थे क्योंकि तब तक ग्लैडिस उनकी पूरी लाइफ एनर्जी नहीं ले पाई थी। आर्चर भी इसी वजह से ठीक हो गया था क्योंकि वो उसके कंट्रोल में ज्यादा टाइम तक नहीं रहा था। और यही खत्म हो जाता है ये खतरनाक कहानी। सो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो का कौन सी वीडियो को सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इससे बेल आइकन को दबा के रखना। सो आज के लिए तब तक के लिए बाय गाइस।